इनऑर्गेनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो है जो बचे हुए हैं उसको बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, नीट के लिए। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर ये 26 है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात सही है। स्टेटमेंट सेकेंड, डाउन द ग्रुप 16 स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। तो ये तो गलत बात है, ठीक है। और हमें लग रहा है फर्स्ट भी इनका गलत है, सही नहीं है ये। ऑक्सीजन भी तो नहीं, सल्फाइड आयन भी तो -2 करता है। तो इस मेरे हिसाब से दोनों जो है क्या है बच्चों, रॉन्ग है। देखने में लग रहा है पहला स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन है नहीं वो। ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीजन, नहीं ऐसा नहीं है। और जो है इसमें जो सल्फाइड आयन -2 करता है, तो इसमें बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही माना जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोरेक्स बिट टेस्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, बोरेक्स बिट टेस्ट पे क्या बोलता है, सोडियम मेटाबोरेट और B2O3। बोरेक्स बिट टेस्ट, तो बोरेक्स बिट टेस्ट में बीड का फॉर्मेशन ये करता है B2O3, ठीक है। तो इसमें B2O3 और साथ में सोडियम मेटाबोरेट, तो ये देखिए सोडियम मेटाबोरेट, यहाँ फॉस्फेट लिखा है इसलिए तो बिल्कुल सही नहीं होगा। हाँ, और बीड जो बनता है वो B2O3 का बनता है। तो किसी ऑप्शन में इसमें डी को छोड़ दिया जाए तो B2O3 और सी और डी में से B2O3 है, ए और बी में है नहीं, तो पहले दो ऑप्शन कट गए आपके, बाकी बचे ये। तो इसमें सोडियम मेटाबोरेट बनता है, ये Na2B4O7 जब आप हीट करेंगे तो ये आपको पहले क्या करते हैं, प्लफी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लफी मास में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्लफी मास से फिर ये जो है बनाते हैं सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3, है ना। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कौन जो है, यानी ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट है, 27 का सी करेक्ट है, ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वो क्या है, व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, ये इनका ये अरेंजमेंट होता है और इस तरीके से कुछ, है ना। और ये इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है इसमें। एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने के कारण दे आर हाईली रिएक्टिव। व्हाइट फास्फोरस आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लार्ज एंगल स्ट्रेन। इसमें एंगल स्ट्रेन देखो बच्चों, 1 2 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइड है, लेकिन ये एंगल जो है क्या है, 30 डिग्री 30 डिग्री, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है क्या है, लार्ज एंगल स्ट्रेन बन रहा है, और लार्ज एंगल स्ट्रेन होने के कारण, ठीक है, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट 28 का जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, पहला फिगर, रेड फास्फोरस कंसिस्ट ऑफ P4 टेट्राहेड्रल यूनिट लिंक टू वन अनदर टू फॉर्म लीनियर चेन। ये भी सही है। और जो है ये जो रेड फास्फोरस है वो इसका पॉलीमर फॉर्म में हो पाया जाता है ये, और ये ऐसे 1 to 1 एक दूसरे से ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। पॉलीमर फॉर्म में ये पाए जाएंगे, पॉलीमर फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है पॉलीमर फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। तो बात सही है, रेड फास्फोरस कंसिस्ट ऑफ P4 टेट्राहेड्रल यूनिट लिंक टू वन अनदर टू फॉर्म लीनियर चेन। ओके, ये बात सही है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर, ये भी सही है, यानी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन तो हुआ नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था कि ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होगा व्हाइट फास्फोरस क्योंकि उसका एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। तो कौन सा हो गया, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 28 का भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें करते वक्त जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ तो आप देख रहे हैं असर्शन रीजन पढ़ते वक्त कभी कभी थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट अगर हम लोग मिस करते हैं, समझने में थोड़ी भी गलती करेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको वेरी केयरफुल, मैं एकदम जैसे आप सॉल्व करते हो पढ़ कर क्वेश्चन, बिल्कुल उसी मोड में हूँ मैं, है ना। मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ जैसे एकदम न्यू क्वेश्चन, और उसको देख करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड Na2H2O3, Na2SO4O6, COCl2. Among these compounds, identify those that have different oxidation state. अच्छा, इसमें से ये देखना है, among these compound, identify those that have different oxidation state for same type of atom. एक ही एटम के लिए डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों इसके बहुत अच्छे से हम लोगों ने इन्हें पढ़ा है। ये सोडियम का हाइपो सोल्यूशन है, ठीक है। इसको हम लोगों ने देखा था कि भाई इस तरीके से कुछ इसमें अरेंजमेंट होता है, ठीक है, और ONA, है ना। यहाँ देखिए एक सल्फर ये है, एक सल्फर ये है, तो इस सल्फर का क्या होता है, जीरो होगा ऑक्सीडेशन में, सेम एलिमेंट को भी एक दूसरे पर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं करते,
ठीक है, और यहाँ +1 -1, इसका -1 इस पे +1, इस -1 इसके -2 को हमने 2 बार ऐसे बांटा है कि ये चार्ज बैलेंस कर सकें। चार्ज बैलेंस करके हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था बच्चों को, और यहाँ फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। तो ये +1, इसकी वजह से भी +1 और इसकी वजह से जो है +2। तो यहाँ देखो सल्फर +4 है, एक सल्फर +4 है और एक सल्फर 0 हो गया। दूसरे वाले में सोडियम टेट्राथायोनेट में देखेंगे आप, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज पाई जाती है ना, पेरोक्साइड लिंकेज पाई जाती है, S4O6 है। ओके ओके ओके, Na2S4O6, ठीक है, 2 2 4 2 6 हो जाएंगे तो, लो 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 लो, ओके, Na2S4O6 टेट्राथायोनेट, 4 सल्फर है ना, तो इसको ऐसे अरेंजमेंट बनाएंगे, S4O6, ओके, ONA यहाँ पे ONA, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं बच्चों, मैं बोला जो इसमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं पाया जाता, इसमें सल्फर ऐसे एक दूसरे से लिंक करता है, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया H2SO8 से, ओके, ठीक। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये सल्फर लिंक हो, तो सेम एलिमेंट कभी एक दूसरे पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं करते, तो इन दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। फिर अगेन इसका चार्ज बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ -1 होता -2 ऑक्सीजन का, यहाँ पे पेरोक्साइड वाला लिंकेज है नहीं है, तो -1 +1 चार्ज बैलेंस कर लेगा, इस -1 से इस पे +1, और सॉरी इसके -1 से यहाँ +1 आ जाएगा, इस -2 से इस पे +2, इस -2 से इस पे +2, टोटल इसका आ गया +5। सिमिलरली बिल्कुल जैसे इधर कंडीशन वैसे इधर है, ये -1 ठीक है, +1 चार्ज बैलेंस किया, तो -1 की वजह से इस पे +1 चार्ज आ गया, और ये -2 है यहाँ पे, तो इस -2 से इस पे +2, इस -2 से इस पे +2, टोटल जो है +5। तो 2 सल्फर का यहाँ +5 आ रहा है, और 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। तो सेम एलिमेंट के लिए डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों सही हो गए। CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है बच्चों, OCl है ना, ये ऐसे, इसके +2 होता है कैल्शियम को, जो इसको मैं ऐसे +2 चार्ज है, तो इसके +1 कर ले रहा हूँ चार्ज बैलेंस करने के लिए, तो इस +1 से इस पे -1, इसके -2 को ऐसे लिख लेता हूँ, एक +1, तो एक -1 इससे बैलेंस हो गया। देखिए चार्ज बैलेंस करते हैं, -1 इससे बैलेंस हो गया, एक -1 यहाँ बैलेंस हो गया, एक +1 -1 यहाँ। तो यहाँ क्लोरीन के लिए 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, +1 एंड -1, यानी कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसमें जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विद आयरन 2। देखिए एक बात समझिए, आयरन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, आयरन और एल्युमिनियम दोनों कंसंट्रेटेड H2SO4 से रेंडर करते हैं आयरन पैसिव, चलिए रेंडर आयरन पैसिव, मतलब इसके सरफेस पे इनके मेटल ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, जिसके कारण वो कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट नहीं कर पाते। तो आयरन और एल्युमिनियम दोनों ये फैक्ट बेस्ड है, इसको देख लीजिएगा आप, ये आपको मिलेगा NCERT में, ठीक है। तो ये रेंडर आयरन पैसिव पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोर देन ऑप्शन है नहीं, ये सिंगल ऑप्शन है, ठीक है। द लेविस एसिड करेक्टर ऑफ बोरॉन ट्राईहैलाइड फॉलो द ऑर्डर। देखिए आप जानते हैं कि जो ये बोरॉन ट्राईहैलाइड्स हैं, ये जो है क्या शो करते हैं, बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, क्योंकि इनके पास ये लेविस एसिड, सभी लेविस एसिड हैं, इनकी लेविस एसिड स्ट्रेंथ देखिए बोरॉन ट्राईहैलाइड की, देखिए फ्लोरीन की साइज छोटी है ना, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बहुत पड़े हुए हैं, तो इनका लोन पेयर जो है p ऑर्बिटल इसके वैकेंट p ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैप करके बैक बॉन्डिंग कर लेता है। बैक बॉन्डिंग के कारण जैसे अभी लेविस एसिड, इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए, अंदर ही कोई अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके लेविस एसिड स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। अच्छा, जैसे जैसे हैलोजन की साइज यहाँ बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, तो लेविस एसिड स्ट्रेंथ उनकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिर वो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेंगे ना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए, तो बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा, ये अगर BF3 करेगा तो सबसे खराब बैक बॉन्डिंग कौन करेगा, BI3, ठीक है, BI3 सबसे बेकार जो है बैक बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है, तो बैक बॉन्डिंग में जाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए इसकी लेविस एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो BI3 मोर देन BBr3 मोर देन BCl3, ऑप्शन इसमें A, B, C। अच्छा इसमें देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, लेकिन ऑप्शन इस हिसाब से भी चलेंगे तो B ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, C नीचे आएगा, B पर, यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया बच्चों, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड फॉलो द ऑर्डर, ठीक है। जो देखिए ये ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड हैं, जैसे NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BIH3, हालांकि ऑप्शन में BIH3 नहीं है,
तो ये सभी इनकी पोलैरिटी देखिए NH बॉन्ड की बहुत कम हो जाती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है इनमें, ठीक है। तो बाकी में देखा जाए तो ये सभी तो नॉन पोलर है, ये लिस्ट पोलर है, ये नॉन पोलर है। NH बॉन्ड थोड़ा पोलर होता भी है, तो बिल्कुल पोलर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या पढ़े हुए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डर वाल फोर्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से BIS3 को सबसे आगे होना चाहिए या SBS3 को, लेकिन इसमें है ही नहीं वो सब ऑप्शन में जो दिखते हैं। SBS3 है, ठीक। SBS3 के बाद जो है यहाँ पे किसको आ जाना चाहिए? SBS3 के बाद यहाँ पे बच्चों जो है SBS3 के बाद बहुत सेटिंग, देखिए बहुत इसको कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हुआ जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस से इसको किया जा सकता है, ठीक है। SBS3 BIS3 है ही नहीं तो हम उसके बारे में बात ही क्यों करें, ठीक है। तो SBS3 को सबसे आगे कर देंगे, लेकिन SBS3 दो जगह है, A में है और D में भी है। अब देखते हैं पोलैरिटी के आधार पे, अब इनकी पोलैरिटी थोड़ी सी डोमिनेट करेगी यहाँ पे, फैक्ट बेस्ड कह लो इसको कि अब सीधे अमोनिया आएगा, इसके बाद फिर देखो ASH3, फिर PH3 सबसे पीछे चला जाएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ASH3 से कम है, ठीक। पोलैरिटी के आधार पे अमोनिया इनसे थोड़ा आगे आया। तो यहाँ थोड़ा सा होता है कि यहाँ पे याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर ये वाटर 16 ग्रुप का होता तो मैंने अगले 25 क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि H2O सबसे आगे हो गया था बॉइलिंग पॉइंट में 16 ग्रुप के हाइड्राइड में, फिर H2TE, फिर H2SE, फिर H2S, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको रैंडम मिलेगा ग्रुप 15 में। इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने एक बार इसको आपको इंपॉर्टेंट के जरिए कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन जरूर देख के जाइए क्योंकि इनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, यानी इसका करेक्ट है ना 32 का जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो 33 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ जिनॉन कंपाउंड इज नॉट फिजिबल, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है कि हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो बहुत से ऐसे हाइड्राइड हैं, सॉरी जिनॉन फ्लोराइड है जो पार्शियली हाइड्रोलाइज थे, कुछ कंप्लीट हाइड्रोलाइज होते हैं, 100% हाइड्रोलाइज आते हैं, कुछ इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइज होते हैं। तो यहाँ जो XeF6 है वो भी कंप्लीट हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है, लेकिन XeF4 भी होता है, XeF2 भी होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है एकदम बिल्कुल। ये NCERT का दिया हुआ रिएक्शन है, इसको आप देख करके वहां से तैयार कर लेंगे या फिर मेरे नोट्स से जाकर देख लेंगे, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि पूरा रिएक्शन एक एक करके आपको समझाएं, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा इसमें नॉन फिजिबल हो जाएगा। अगर ये उल्टा करके देता बच्चों तो एक बार ये सही हो जाता है, लेकिन ये ऐसे दे रहा है तो इसके लिए डेल्टा जी फिजिबल नहीं, ये गलत है। 33 का डी होगा, इसको जरूर एक बार आप चेक करेंगे NCERT से। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे नोट्स को पढ़ें, वहां ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्लैथरेट्स आर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड, हाँ बिल्कुल सही है, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स है नोवेल गैसेस के लिए। नोवेल गैसेस क्या करते हैं, ये जो जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर जो स्मॉलर नोवेल गैसेज हैं वो लैटिस होस्ट, इसके जो वैकेंट स्पेस कह ले या लैटिस होता है उसमें जाके ऐसे बीच में, जैसे हीलियम, जिनॉन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो छोटे नोवेल गैसेज हैं हीलियम लेते हैं आप, हीलियम He, तो वो ऐसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के जरिए इसमें जुड़ जाएंगे। आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ये नॉन केमिकल बॉन्डिंग है, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, याद रखेंगे, ठीक है। हीलियम ये नॉन केमिकल बॉन्डिंग वाले कंपाउंड है, इसे क्लैथरेट्स कहते हैं, ठीक है। तो क्लैथरेट्स क्या हो गए, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बच्चों हम लोग, नेक्स्ट क्या है, XeF2 रिएक्ट विथ PF6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने नोट्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया है बच्चों को अपने। फिलहाल अगर आप इसको और देखना चाहते हैं NCERT फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। PF6, ठीक है। तो यहाँ पे जिनॉन डाइफ्लोराइड में से एक क्लोरीन निकलेगा, यहाँ प्लस, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो है क्या करता है फॉर्मेशन, ये PF5 है, यहाँ PF6 माइनस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, XeF प्लस PF6 माइनस, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एकदम नोट से है क्वेश्चन सर, और या तो NCERT बेस्ड कह लीजिए। नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड इन क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड पर क्लोरिक एसिड इज रिस्पेक्टिवली। देखिए अब क्लोरस एसिड क्या है, HClO2, क्लोरिक एसिड क्या है, क्लोरिक एसिड है जो है आपका HClO3, पर क्लोरिक क्या है HClO4। अब देखिए आपको ये फार्मूला भी जानना है, नहीं जानेंगे ना तो ये आपका क्वेश्चन नहीं होगा, फिर इसके स्ट्रक्चर भी आपको जानने होंगे। तो ये क्लोरस एसिड का एक इसमें Cl डबल बॉन्ड है, HClO3 को देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 Cl डबल बॉन्ड मिल गया, और क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक में जो है क्लोरीन ये 3 C डबल बॉन्ड बनाता है, ओ
H, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1, यानी 1 2 3, 1 2 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे मैंने इसमें समझाया था, ये जरूरी नहीं कि यही आ जाए, ये भी हो सकता है आपको दे दे कि H2SO8 में बताइए, H2SO3 में बताइए, या मार्शल एसिड करके आता है, या आपको कैरोज एसिड करके आता है, या CR005 करके आ जाए, पूछे कितने परऑक्साइड बॉन्ड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को, ये बताने का क्वेश्चन लॉजिक यही है कि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देखें आप। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायमंड इज ए कोवैलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयनिक। ये तो गलत है, करेक्ट कहां से होगा? दोनों कोवैलेंट होते हैं। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये बात सही है। डायमंड में ईच कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता है, हर कार्बन डायमंड में 4 कार्बन से जुड़ता है, इसलिए वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इनक्लोज्ड इन ए क्यूब। तो ये sp3 हाइब्रिडाइड होगा। जबकि डायमंड के केस में हर कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ता है, इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइड होगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइड एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइड, ठीक है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। गलत बात। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशन। नहीं, डायमंड 3 डायमेंशन होता है, ग्रेफाइट 2 डायमेंशन होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चों, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें हम ये नहीं कह रहे कि इतना यही आ जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन देने के पीछे लॉजिक है कि आप इनको तो देखें ही, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी एक बार आप देखें, ठीक है। लेड रिएक्ट्स विथ डायलूट HNO3 टू गिव। सो देखिए, डायलूट HNO3 से कोई रिएक्ट करता है तो क्या देता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर कंसंट्रेटेड से करता है तो NO2। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल बेतुका दिया हुआ है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो डायलूट होगा बच्चों तो NO कर देना, ठीक है। डायलूट होगा तो NO, और अगर कंसंट्रेटेड लेते हैं HNO3 तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बाद हम लोग चलेंगे, क्या है? सेलेक्ट द कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक आयन, ठीक है। तो देखिए, पहले बात तो पैरामैग्नेटिक भी हो और कलर्ड भी हो। तो हम देखेंगे कौन कौन पैरामैग्नेटिक। देखिए, कॉपर का 29 होता है। अगर कॉपर प्लस जा रहे हो आप तो इसका क्या होता है? आर्गन 3d10 4s1। तो आप इसमें क्या होगा भाई? 3d10 4s1, यानी आर्गन जो आयन है 3d10 4s0 हो जाएगा। तो यहाँ तो सभी पेयर्ड है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सभी पेयर्ड होंगे। तो पहला ऑप्शन तो जाना ही नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है इसी क्वेश्चन। जिंक भी दिख रहा है 3d10, उसको भी नहीं जाना है। कैडमियम उसी की फैमिली का है, तो वो भी नहीं सोचना है। स्कैंडियम 3+ देख लेते हैं, ठीक है। स्कैंडियम जो है आपका, ये पहला जो है ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक मेटल आप कह लो, ठीक है। तो स्कैंडियम का होता है 21। तो हो गया आपका आर्गन 3d2 4s1 ना, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ आर्गन, ये तो सब पेयर्ड हो गया, फिर ये भी पेयर्ड हो गया, फिर इसकी बातें भी नहीं करेंगे। टाइटेनियम का भी अगर आप चेक करना भाई प्लस पर है तो नो डाउट वो भी पेयर्ड हो जाएगा। कॉपर 2+, देखिए यहाँ सीधे सीधे कॉपर 2+ जैसे ही होगा तो ये हो जाएगा 3d9। तो यहाँ अनपेयर्ड हो गया बिल्कुल। क्रोमियम प्लस कह रहा है, तो क्रोमियम प्लस, क्रोमियम का होता है आपका 24, और ये होगा आर्गन 3d5 4s1। तो ओके, ठीक। तो ये तो अनपेयर्ड 4s1 कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रॉन निकलती है, 5 अनपेयर्ड है, बिल्कुल सही है। और ये क्या है? मैग्नीज 2+, ठीक है, ये प्लस है, मैग्नीज 2+, ठीक। तो मैग्नीज का होता है 25, तो ये हो जाएगा आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी अनपेयर्ड है, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी यही मैच कर गया, कुछ सोचना ही नहीं है। पैरामैग्नेटिक है और कलर भी शो करेंगे। बाकी हमने एक कॉन्सेप्ट आपको पहले भी डेवलप किया कि D1 D2 D3 वाले होंगे, और D6 D7 D8 D9 तक वाले कलर शो करते हैं। DD ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। D0 D5 D10 के एक्वा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलरलेस होते हैं। अब अगर वो कलर शो करते हैं उनमें D0 D5 D10, तो ओनली D2 चार्ज ट्रांसफर। मैंने डी ब्लॉक में बहुत अच्छे डिस्कस किया बच्चों, नोट जरूर रिवाइज करें। मैच द कैटलिस्ट इन कॉलम विथ देयर यूज इन कॉलम सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा कॉलम 1 कॉलम 2 में जो है मैच कराना है, ठीक है। तो इसको नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ नंबरिंग शायद मिसिंग है, इसको हम लोग जो है 1 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, ये 4 हो जाएगा, और ये लास्ट में वॉकर प्रोसेस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो TiCl4, ठीक है। ये क्या भैया? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम TiCl4, ठीक। तो ये आपका पहले का क्या हो गया? 4 हो जाएगा, पहले का 4 हो जाएगा, ठीक। PdCl2 ये वॉकर प्रोसेस है ना। तो बी का, ठीक है, बी का कौन सा होना चाहिए? 5वां, बी का 5वां हो जाएगा, बी का 5वां हो जाएगा, ठीक। सी क्या है?
एडम्स कैटलिस्ट, PTO एडम कैटलिस्ट, यानी फर्स्ट हो जाएगा, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। तो 4, 5, 1, ये देखिए ऑप्शन आपको मैच कर गया यहाँ पे। वैसे आगे भी देख लेते हैं, डी का क्या हो जाएगा, डी जो है कॉपर यूज्ड एज द पॉलीथीन प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये आ गया ये ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। अब ये सॉरी सेकेंड से मैच कर गया, तो डी सेकेंड से कर जाएगा। और बचा कौन, निकल कॉम्प्लेक्स, तो ये सीधे सीधे जो बच गया उसके साथ इसको डाल देते बच्चों, इसके साथ बच गया ये रैपिड सिंथेसिस, यानी ई का थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ऐसे क्वेश्चन मिलाने वाले बड़े अच्छे होते हैं कि 3 मिल जाए तो फिर, या 2-3, तो कभी कभी ऑप्शन बहुत बढ़िया मैच कर जाता है। तो ये इस तरह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा दम लगाने की जरूरत नहीं है इससे क्वेश्चन में। K2Cr27 ऑन हीटिंग विथ एक्वस एमिनेट्स, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर K2Cr27 को अगर हम लोग हीट कर दें NaOH बेसिक मीडियम में, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये Na2CrO4 बना लेता है। तो Na2CrO4 सभी आयंस के फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा, CrO4-2, बिल्कुल येलो कलर शायद इसका बनता है जहां तक हमको उम्मीद है। एक बार बच्चों जरूर NCERT आप देखिएगा, ऑप्शन सी 41 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CrO4-2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, KMnO4 ऑन हीटिंग अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स, अच्छा 200 डिग्री सेंटीग्रेड अबव हीट करेंगे तो क्या बनेगा। देखते बच्चों, अगर KMnO4 को हम लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, देखिए एकदम इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, तो ये बनेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। और अगर ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इसको आप हीट कर देते हैं KMnO4 को, तो ये बनाएगा K2MnO4 प्लस MnO2। यहाँ से ऑक्सीजन जो है मिसिंग हो जाएगा आपके लिए, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, K2MnO4 प्लस MnO2, ठीक है। O2 इसमें होगा नहीं, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये गड़बड़ है, इसी को आप लोग काट के यहाँ बना लीजिए K2MnO4 प्लस MnO2, इस हिसाब से चलेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चों थोड़ा जरूर आप सही कर लेंगे, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे। K2MnO4 MnO2, तो अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट करेंगे तो ये बनेगा, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक है, तो आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज इन विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाय सेंट्रल एटम। भाई किसमें D2sp3, देखिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, इस पे हमने बच्चों को डिस्कस भी किया था, कौन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कौन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हमें एकदम एकलौता, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में तो हमें सोचना नहीं है, SF6sp3d2 होता है, क्योंकि इसके सल्फर के बैलेंसर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है नहीं, और 6 चले गए बॉन्डिंग में, तो लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 6 हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स sp3d2 यहाँ बन जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से देखा जाए तो ना सी तो होना नहीं है, डी भी नहीं होना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमें ये चाहिए Br5, तो इसमें 5 फ्लोरीन से जुड़ रहे हैं, तो बैलेंस ब्रोमीन के बैलेंसर में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 जो है फ्लोरीन से जुड़ गए, तो 5 बॉन्ड पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 1 लोन पेयर हो जाएगा, 1 लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, तो ये भी नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे sp3d2 होगा जरूर, लेकिन ये जो है D2sp3 तो नहीं होने से रहा। देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं इसी को बताना चाहता, लेकिन मैं सोचा इन सभी को डिस्कस करके तब इसके पास आऊँ, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन देखते ही आंसर दिख गया था उसका, है ना, क्लियर है। क्योंकि कोबाल्ट के साथ ये वेल नोन है कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी यही है जो D2sp3 बनाएगा। इसके डिटेल मैंने खूब पढ़ाया है, हमारे नोट्स को देखें, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अब आपको जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 दिया है गिवन बाई, ठीक है, किसके द्वारा, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 आएगा, बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू होता है बच्चों, यहाँ पे म्यू इक्वल टू पढ़ा होगा आपने फार्मूला, √n+2, तो यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अब आपको देखना पड़ेगा किसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम का जो है
टाइटेनियम होता है जो है 22 और इसमें से आर्गन 3d2 4s2 होता है ये, ठीक है। तो आर्गन 3d2 4s2, इसमें से आपके 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो एक ही अनपेड बचा, तो √3 आएगा। √3 का वैल्यू तो 2.84 होगा नहीं। हालांकि आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से जाके 2.84 है तो 2√2, वहाँ मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं किसमें भाई, ठीक है। क्रोमियम का देखते हैं, क्रोमियम में होता है 3d5 बैलेंस। अगर हम सिर्फ देखें तो चलिए पूरा देख लेते हैं। तो अभी हम बनाए हुए थे आर्गन 3d5 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2। 3d5 5 अनपेड, तो ये भी होने से रहा। कोबाल्ट 27 होता है, तो यहाँ कोई चांस ही नहीं लग रहा है। आर्गन 3d7 4s2, तो यहाँ 7 है। 7 में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेड आ गए। तो 3 2 5 है ना, 5 3 2 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15। √15 की वैल्यू नहीं, ये भी नहीं होगा, को वो सी भी नहीं होगा। डी पे जाते हैं, यही बचे हैं अब। निकल +2 हो जाएगा आर्गन 3d8 4s0, तो D8 है, तो इसमें पहले सब में हुंस रूल फॉलो करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे। उसके बाद 2 अनपेड यहाँ जो है रह गए, 2 अनपेड बिल्कुल। तो यहाँ म्यू की वैल्यू आ जाएगी क्या? देखिए अगर ये 2.84 है तो नो डाउट ये 2√2 है ना, 2√2 है। 2 कहाँ आने वाला है? देखिए म्यू का वैल्यू यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला से, √2 × 2 + 2, तो 4 2 जा 8, √8 को आप लिख सकते हैं 2√2, तो √2 की वैल्यू 1.414 होता है। तो इस तरह से मैच कर गया। बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन का जो है 44 का आंसर आपका जो है, जो ऐसे नहीं 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉन्स लिखा है, लेंथेनॉइड्स होना चाहिए, इज इनकरेक्ट। तो देखते हैं बच्चों, सीरियम +4 सोल्यूशन आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्मेटिक एनालिसिस, ये बिल्कुल सही है। यूरोपियम सोच +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है। द एसिडिक नेचर डिक्रीज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोमेथियम टू ल्यूटेटियम, ये गड़बड़ लग रहा है। ऑल द लेंथेनर्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, ये बात सही है। यानी देखिए एसिडिक, ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते बच्चों ना, तो एसिडिक नेचर डिक्रीजेस है ना, डिक्रीजेज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीज। नहीं देखिए ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे एसिडिक नेचर डिक्रीज नहीं करेगा, एसिडिक नेचर आपकी बढ़नी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। एसिडिक नेचर डिक्रीजेज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीजेज, ठीक है, क्योंकि एसिडिक नेचर आयनिक रेडियस घटने से बढ़ती है और साइज बढ़ने से घटती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप देखें, द एसिडिक नेचर डिक्रीज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम प्रोमेथियम टू ल्यूटेटियम। तो ये ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ठीक है, और वही सही आंसर है। पी टेट्राएमीन प्लेटिनम सेकेंड क्लोराइड, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिए प्लेटिनम अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर प्लेटिनम टेट्राहेड्रल, या कह लें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, टेट्राहेड्रल तो नहीं बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है, टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे इसको, नहीं आंसर गड़बड़ हो जाएगा इसका। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में प्लेटिनम आता है तो वेल नोन है, 2 बातें हमने डिस्कस की हैं कि एक तो प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, है ना, मोस्टली आप देखिएगा, और दूसरा ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, चाहे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा यहाँ चाहे कोई भी लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता? +4 होता है, ठीक है, एकदम वेल नोन है, खूब पढ़ाते हुए डिस्कस किया बच्चों हमने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सभी ऑप्शन हमें लग रहा है यहाँ दे रखा है उन्होंने, जो जिस तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स को करते हैं। देखिए पहला जो है वो तो इस टाइप का है, तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, या ट्रिस्टिलेट्स जो होते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्टिकल आइसोमर्स को करते हैं, बिकॉज दे आर मोस्ट अनसिमेट्रिकल। अच्छा देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे होल्ड ट्वाइस A2 टाइप का है, और इसका सिस फॉर्म जो है बहुत बढ़िया। मैंने इसका जो है शॉर्ट बना के भी और रील भी छोटा बना करके जो है शेयर किया है बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो ये देखिए ये दोनों ये मैच कर गए, इसका सिस फॉर्म,
इसका सिस, ट्रांस इसका नहीं शो करेगा, इसका सिस फॉर्म जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अच्छा ये जो सी वाला है Ml3A3, नहीं Ml3A3 ये जो है फेशियल और मेरिडियोनल स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, फेशियल और मेरिडियोनल, इसको फैक एंड मर्क नाम से भी हम लोग जानते हैं। चौथा ऑप्शन है इसमें CON, अच्छा हाँ ये ML सिमेट्रिकल बाइंडिटेड, हाँ इसका भी बिल्कुल बिल्कुल ये सही है। इस तरह के भी जो होते हैं कॉम्प्लेक्स, इनका सिस फॉर्म जो होगा, इनका भी सिस फॉर्म जो होगा, इस तरह के जो होंगे इनका सिस फॉर्म, वो भी क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, यानी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, लेने का लॉजिक यही है कि आप ये समझे कि ये तीन तरह के कॉम्प्लेक्स ABD वाले ये कॉम्प्लेक्स ये जो है ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। तो इसी बहाने आप ये रिवीजन कर लीजिए कि इनसे इनके फार्मूले के हिसाब से कौन कौन, देखिए पहला ये कंडीशन, दूसरा ये कंडीशन, तीसरा ये कंडीशन, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और इन दोनों का सिस फॉर्म। अच्छा ये तो बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन इसमें जो है इनकरेक्ट पूछा तो सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो Ml3A3 टाइप वाले ना, ये बहुत सिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrSCN होल 6 देखिए क्रोमियम का पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x + -1 × 6 = -3, x = -3 + 6 यानी +3। क्रोमियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ठीक है, तो +3 क्रोमियम अगर आ गया यहाँ पे, तो क्रोमियम +3 में क्या करेंगे हम लोग, आर्गन, अच्छा हम 3 इलेक्ट्रॉन इनके निकाल देंगे। ठीक है, आर्गन 3d4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 24 होता है क्रोमियम का, और क्रोमियम में से 24, तो क्रोमियम 24 होता है, 3d3 है ना, तो ये 3d5 4s1 होता है। ठीक, तो 3d3 हो गया यहाँ पे, 3d3 3 इलेक्ट्रॉन है, 18 3 21 21 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बहुत पुराना एक रूल है कि जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैच करता है नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, तो उनकी स्टेबिलिटी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज़्यादा होती है। बच्चों आप भी जान लें, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वेरी क्लोज टू नोबल गैसेज आ रहे हैं, नोबल गैसेस के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बराबर आ रहे हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मानी जाती है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका फार्मूला सीधे लिख लेना तुम लोग, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2। तो इसके हिसाब से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारा क्या जाना चाहिए, 21 + 6 × 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ 6 है, तो जाएगा 21 + 12 यानी 33। तो देखिए ये जो है थोड़ा कम हो गया, ये नोबेल गैसेस के बराबर नहीं पहुंचा है। ठीक है, फिलहाल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आंसर क्वेश्चन है इसका, तो आंसर आ जाएगा 33, 48 का 3 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE फॉर COCl6 इज 1800, मतलब डेल नॉट, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी इसकी दी गई है 18,000 दी गई है। ठीक है, पर सेंटीमीटर करके। ठीक है, द CFSE फॉर COCl4, अच्छा थोड़ा इसको सही करेंगे बच्चे, यहाँ पे COCl4, ये 4 नीचे लगा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पूछ रहा है, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो यहाँ डेल T = आपने पढ़ा होगा 4/9 डेल नॉट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बच्चों, 4/9 × 18,000 कर दीजिए आप। ठीक है, और 9 8 72, 18 4 जा 72 और 9 8 जा 72। ओके, 8,000 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसका 49 का ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8,000 के आसपास आंसर, 8,000 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं कर दिया। ठीक है, द नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन कौन से मैंने पढ़ाया इसमें। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, पहले समझे, कार्बन मेटल बॉन्ड जहां पाया जाएगा और ऑर्गेनोमेटेलिक होंगे। हमने बताया था ये सिग्मा टाइप होंगे, पाई टाइप होंगे, सिग्मा पाई टाइप बोथ होंगे, है ना, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये देखिए जेइस सॉल्ट है, यहाँ ईटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन, जैसे देखिए ईटा 2 लिखा है तो इसमें 2 कार्बन है, यहाँ कार्बन 5 है तो ईटा 5 है, यहाँ कार्बन 6 है तो ईटा 6 है। तो ये बी वाले जो फेरोसिन है, डाई बेंजीन क्रोमियम, ये तो सैंडविच स्ट्रक्चर शो करते हैं, इनमें पाई होता है। और ये जेइस सॉल्ट में भी एक इथीन है, इसमें पाई होगा। ये देखिए आपका टिन का ये कंपाउंड बन रहा है, ये टेट्रामिथाइल टिन जो है, ये नो डाउट ये इसमें सिर्फ सिग्मा पाया जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ सिग्मा पाया जाएगा, इसमें पाई नहीं होगा। टेट्रामिथाइल टिन के साथ है SN। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 50 का ऑप्शन
डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी पाई टाइप वाले हैं। ठीक, तो इस तरह से बच्चों 25 क्वेश्चन हमने और इनऑर्गेनिक के जो इंपॉर्टेंट थे मैंने डिस्कस किया है, इनको जरूर आप देखें, ये आपकी स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं और नो डाउट आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा इन सब क्वेश्चन से। ठीक है, डिस्कस जिस तरीके से भी मैंने किया है इन क्वेश्चन को देखिए, आपको अच्छा लगे तो भी, ना लगे तो भी इस क्वेश्चन को जरूर रिवीजन करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। थैंक यू।